नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल सिविल फ्रेंड्स में। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, उसके साथ क्या क्या अटैच करना पड़ता है और कैसे हम लोग सबमिट करते हैं। तो आज उसका रिलेटिव मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं तो वो हम लोग सीखेंगे। आर्थ वर्क इन एक्सकवेशन का जो मेजरमेंट कैसे होता है एज पर IS 1200 या CPWD स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसका आज हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तब चलिए चलते हैं वीडियो में। मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क, IS 1200 1992 पार्ट 1। सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, ये जो मोड ऑफ मेजरमेंट है ना अर्थ वर्क का, तो ये हम लोग IS 1200 पार्ट 1 फॉलो करके करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ CPWD का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि IS 1200 पार्ट 1 में कुछ कुछ पॉइंट है जो अपडेट किया गया है CPWD स्पेसिफिकेशन में 2009 में। इस इसलिए दोनों एक साथ हम लोग मिल देख के डिस्कस करेंगे। तो क्लॉज 2.3 इसमें क्या बोला है? ऑल वर्क शेल बी मेजर नेट इन डेसिमल सिस्टम टू द नियरेस्ट पॉइंट 0.01 मीटर। तो हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट का जो डाटा लेना है ड्राइंग से, वो लेंथ हो या एरिया हो, जो वॉल्यूम है, जो भी करना है, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है। लेंथ के लिए 0.01 मीटर, जब एरिया निकलना है 0.01 स्क्वायर मीटर, और जब वॉल्यूम निकलना है 0.01 क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्लॉज 2.4 में दिया है वर्क टू बी मेजर सेपरेटली, मतलब क्या क्या आइटम है जो हम लोग अलग से बिल में क्लेम कर सकते हैं। DOQ में नहीं है, लेकिन हम लोग अलग रेट देके उसको क्लेम कर सकते हो। वो कौन सा आइटम है? वर्क इन और अंडर वाटर, मतलब पानी का अंदर, पानी में कुछ काम होगा तो वो अलग आइटम बनेगा, उसका अमाउंट भी अलग होगा। वर्क इन और होल सिचुएशन, मतलब कीचड़ या मड ऐसा सिचुएशन पहले से ही रहेगा तो उस हिसाब से अलग रेट बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कोई मतलब बारिश का वजह से या कुछ दूसरा कारण में कीचड़ बन गया है, पहले से नहीं था, तो उसके लिए अलग कोई रेट नहीं मिलने वाला है। वर्क अंडर टाइडल कंडीशन, और 4 नंबर पे वर्क इन स्नो। ये सब आइटम में आप एक्स्ट्रा मतलब अलग से क्लेम कर सकते हो उसको अलग रेट देके। ठीक है, कभी कभार बारिश का वजह से जो पानी गिर जाता है, पानी जम जाता है फाउंडेशन में, या कुछ बाहर से कुछ पानी के फाउंडेशन में घुस गया है, तो वो निकलने के लिए हम लोग पाम्प लगाते हैं। तो वो पाम्प का जो कॉस्टिंग है वो क्लाइंट नहीं देता है, वो ओन कॉस्ट में करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या है ना, इसमें एज पर IS कोड और CPWD में थोड़ा फर्क है। IS कोड इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और CPWD उसको थोड़ा करेक्शन करके उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। IS कोड 1200 क्या बोला है? इसको 6 जो कैटेगरी है, फर्स्ट है सॉफ्ट और लूज सॉइल, सेकेंड हार्ड और डेंस सॉइल, थर्ड मड, फोर्थ सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक। सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक मतलब जो छोटा छोटा पत्थर रहता है जो मिट्टी में, ऐसा मिट्टी होगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। फिर हार्ड रॉक रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग, जो ब्लास्टिंग करके जो रॉक को तोड़ा जाता है, वो एक अलग अलग कैटेगरी है। उसके बाद आएगा हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ कुछ एरिया में गवर्नमेंट से या कुछ भी कारण में ब्लास्टिंग कर नहीं पाते हम लोग, या गवर्नमेंट से मना करके रखा है, तो या हिल एरिया में जो रोड वगैरह बनता है उधर हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। उसको क्या ना, एक्सकावेटर में चीजें लगा के उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए और एक अलग रेट होगा, वो अलग आइटम है। और CPWD क्या बोला है? जो सॉइल का जो कैटेगरी है अलग अलग, जो ऑर्डिनरी सॉइल है उसको एक कैटेगरी में रख दिया है, ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सेकेंड में है ऑर्डिनरी रॉक, थर्ड में हार्ड रॉक, फोर्थ में हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, यही 4 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये कौन सा क्लॉज में है? 4.4 टू 4.9 में। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट में क्या है, हम लोग जो कौन सा एक्सकवेशन को किस आइटम में हम लेंगे, तो ये यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? सरफेस ड्रेसिंग। हम लोग का जब नया प्रोजेक्ट चालू होता है या कोई जगह पे नया एक्सकवेशन चालू करना है, तो पहले क्या करना होता है, अंडुलेशन जो जो लेवल है वो लेवल को
बराबर ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो वो जो हम ड्रेसिंग करेंगे तब 150 mm का कम होगा थिकनेस, तो वो सरफेस ड्रेसिंग का क्राइटेरिया में आएगा। और इसका मेजरमेंट हम जब करेंगे तब स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड में क्या है, सरफेस एक्सकावेशन। जब एक्सकावेशन 1.5 मीटर विड्थ से ज्यादा होगा और प्लेन 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा और थिकनेस 300 mm का कम होगा, तब हम इसको सरफेस एक्सकावेशन बोलेंगे। नीचे देखिए डायग्राम में दिया है, विथ 2 मीटर दिया है, मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा है। इसको एरिया कैलकुलेट कीजिए, देखिए 8 2 16 स्क्वायर मीटर हुआ। तो जो 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और थिकनेस कितना है 200 दिया है, जो 300 mm से कम है। तो ये ऐसा एक एक्सकवेशन होगा, तो ये सरफेस एक्सकवेशन में आएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट क्या है, रफ एक्सकवेशन। जब कोई जगह में एक्सकवेशन करना है या ऐसा ही राफली एक्सकवेशन करना है, उसका पहले कोई ड्रेसिंग नहीं करना है, कुछ नहीं, लेवल बराबर नहीं करना है, राफली एक्सकवेशन करना होता है, वही राफ एक्सकवेशन है। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, जो बोरो पीट वगैरह होता है जहाँ से मिट्टी उठाना होता है, या हिल का साइड में जो एक्सकवेशन कटिंग होता है, तो ये सब राफ एक्सकवेशन में आता है और ये मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सकवेशन ओवर एरिया। ये मास एक्सकवेशन जो हम लोगों का प्रोजेक्ट में यूज होता है, यही यही आइटम ज्यादातर फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का जो खुदाई होता है उसमें यूज होता है। इसमें क्या बोला है, एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विथ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लेन। वो तो ठीक है, 1.5 मीटर से ज्यादा होगा और 10 स्क्वायर मीटर प्लेन, जैसा पिछला में मैं बताया था आपको, उससे बड़ा होगा एंड 300 mm डेप्थ से भी ज्यादा होगा, तब ये एक्सकवेशन ओवर एरिया का क्राइटेरिया में आएगा। जैसा डायग्राम में नीचे दिया है, देखिए एक फुटिंग फाउंडेशन दिया है, फुटिंग दिया है, फुटिंग और कॉलम स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर, एनजीएल लेवल से बिलो 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से कम है ये जो एक्सकवेशन है। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा फाउंडेशन का जो फेस है, जो फुटिंग है, फुटिंग का जो कंक्रीट फेस है, वो फेस से 300 mm ऑल अराउंड ज्यादा कटिंग करना होता है बॉटम लेवल में। ये याद रखना है, तो बॉटम लेवल का जो मेजरमेंट है कंक्रीट फेस से ऑल अराउंड 300 mm होता है, कब, जब 1.5 मीटर से कम होता है डेप्थ। लेकिन जब 1.5 मीटर से ज्यादा होगा तब क्या होगा, ये CPWD नॉर्म्स बोला है, जब ज्यादा होगा तब ऑल अराउंड 750 mm लेना है। ये CPWD बोला है। CPWD कहाँ बोला है आपको दिखा देते हैं, ये देखिए CPWD क्या बोला है, 2.11.1.1 क्लॉज में, इन केस ऑफ ओपन फुटिंग्स up to the depth of 1.5 meter all around, excavation of 30 centimeter beyond the outer dimension of footing shall be measured for payment to make allowance for shuttering and centering। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, इन केस ऑफ ओपन फुटिंग और रैप्ड एट ए डेप्थ ऑफ मोर देन 1.5 मीटर ऑल अराउंड एक्सकवेशन ऑफ 75 सेंटीमीटर, मतलब 750 mm shall be measured for payment to make allowance for centering and shuttering, ठीक है। लेकिन IS कोड 1200 दूसरा बोला है। IS कोड 1200 क्या बोला है, बोला है जब कोई POQ आइटम में कोई इंडिकेशन नहीं रहेगा, जैसा देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑथोराइज्ड वर्किंग स्पेस शैल बी स्पेसिफाइड इन ईच केस, वेयर ऑथोराइज्ड वर्किंग स्पेस इज नॉट सो स्पेसिफाइड द फॉलोइंग शैल अप्लाई। जब स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि इतना वर्किंग स्पेस देना है, तब 600 mm मेजर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ सब स्ट्रक्चर, मतलब 600 mm करके ऑल अराउंड स्ट्रक्चर का एज से ऑल अराउंड लेना है, ठीक है। ये क्लियर है ना। अभी 5 नंबर पॉइंट जो है, एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर पाइप केबल एटसेट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछता है। जब कोई पाइप और केबल के लिए हम लोग ट्रेंच खोदते हैं, तब हम लोगों को कैसे एक्सकवेशन क्लेम करना है। जैसा यहाँ पे ड्राइंग में एक ड्राइंग दिया है, देखिए एक 350 mm डाया का पाइप एक ट्रेंच का अंदर से मुझे लेके जाना है। तो 350 mm जो डाया है, ये आउटर 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 डाया पकड़ लीजिए। तो इसमें हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, जब 1 मीटर या 1 मीटर से नीचे होगा डेप्थ एक्सकवेशन का, तब 250 mm हम ऐड करेंगे 350 mm डाया के साथ, मतलब एक साइड में 125 mm और एक साइड में 125 mm, 250 mm ऐड होगा 350 के साथ, तो टोटल 600 mm मेरा क्लेम होगा। लेकिन 1 मीटर से जो ऊपर जाएगा एक्सकवेशन, तब क्या करना पड़ेगा, पर मीटर में
बोथ साइड 50-50 mm ऐड करना है। पर मीटर में बोथ साइड 50-50 mm ऐड करना है। तो मतलब दो, जब 1 मीटर टू 2 मीटर जाएगा तब 50-50 mm ऐड होगा। फिर जब 2 मीटर से 3 मीटर जाएगा तो फिर और 50-50 mm दो साइड में ऐड हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इंटरव्यू में। एक पॉइंट क्या है, जब बीओक्यू में या ड्राइंग में इंडिकेट कर देगा कि जो मेरा पाइप, जो ह्यूम पाइप वगैरह जो जाएगा ट्रेंच में, उसका नीचे जो बेड पीसीसी होगा, वो बेड पीसीसी रहेगा आपका, सपोज पकड़ लीजिए 500 mm रहेगा, बोल दिया ड्राइंग में, तब एक्सकावेशन सी वही 500 mm ही क्लेम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये था मेथड ऑफ मेजरमेंट। और एक है, जैसा कोई जगह में हम एक्सकवेशन चालू किया है, उधर कुछ पेड़ भी है, कुछ ट्री है, तो उसका काटने का या उसका क्या सिस्टम है, ये जानकारी होना भी हम लोगों को जरूरत है। और ये भी आईएस कोड बता दिया है। जैसा कोई ट्री का डाया 300 mm से कम है तो हम उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 300 mm मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, एनजीएल से 1 मीटर का ऊपर में उस जगह पे मापी करके देखेंगे कि डायामीटर 300 mm आ रहा है कि नहीं। 300 mm से कम आया तो हम उसको ट्री को काटिंग कर सकते हैं। लेकिन 300 mm से ज्यादा आया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन हमें लेना पड़ेगा। और आइस कोड और एक चीज बताया है कि जब 300 mm का कम रहेगा ट्री का डायमीटर, एनजीएल से 1 मीटर का ऊपर में जब मापी करेंगे तब वो जो काटिंग होगा ट्री का, वो स्क्वायर मीटर में होगा। हम मेजरमेंट जब करेंगे वो स्क्वायर मीटर में करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक मेन पॉइंट है इसमें, लीड। जो हम लोग एक्सकवेशन करने के बाद मिट्टी को, जो भी एक्सकवेशन किया है, उसको बाहर फेंकना होता है, तो कितना दूर में कितना लीड तक कैसे मेजरमेंट होगा, कैसे एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता हूँ, उसका भी दिया है आईएसओ 1200 में। द डिस्टेंस फॉर रिमूवल शैल बी मेजर ओवर द शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकेबल रूट। मतलब जो जहाँ पे हम मटेरियल को, डिस्पोजल को गिरा रहा हूँ, वो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा जो शॉर्टेज डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा रास्ता मिला, मैं घुमा घुमा के लेके गया तो क्लाइंट भी मुझे ऐसा ही दूर दूर से घुमा घुमा के लेके गया तो ऐसा ही देगा क्लाइंट भी, ऐसा नहीं है। जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, क्लाइंट वही है, वहाँ हमें पैसा देगा। ये पूरा क्लियरली बता दिए यहाँ पे। और एक बात है क्या, जो 250 मीटर, नॉट एक्सीड 250 मीटर, 250 मीटर का अंदर रहेगा तो 50-50 मीटर का हिसाब से वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब 250 मीटर से 500 मीटर तक जाएगा तब हम उसको एक्स्ट्रा क्लेम करेंगे। फिर 500 से 1000, 1000 से 1500, ऐसा करके 5 किलोमीटर तक वो सेपरेट आइटम में क्लेम होगा। फिर 5 किलोमीटर का ऊपर जाएगा तो पर किलोमीटर या 500 मीटर ऐसा करके क्लेम कर सकते हैं। यही दिखाया है इधर आईएस कोड में। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसा हाईलाइट करके हम दे देंगे। आप ये सब आप लोग देख सकते हैं। मैं मेन पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही लेके डिस्कस किया है। और भी बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज मिलेगा। तो यही था आज का आईएस कोड और सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स का हिसाब में एक्सकवेशन का। और फिलिंग का क्या है, फिलिंग का जो हम लोगों का जब एक स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर बन गया है, अप टू एनजीएल तक हम लोग लेता हूँ एक्सकवेशन, तो एक्सकवेशन का वॉल्यूम हमें मिल जाता है कितना क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाला है। तो जब फिलिंग के लिए हम मेजरमेंट करेंगे तब उसका नीचे एक्सकवेशन का अंदर हम क्या क्या किया है, नीचे पीसीसी किया है या कुछ सोलिंग किया है, तो सोलिंग के बाद पीसीसी किया है, पीसीसी के बाद फुटिंग डाला है, फुटिंग के बाद कॉलम किया है, फुटिंग टॉप टू एनजीएल तक। तो इतना जो कंक्रीट वॉल्यूम है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी से उतना माइनस करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वही रहेगा मेरा फिलिंग क्वांटिटी। और फिलिंग का प्रोसीडियर भी आईएस कोड और सीपीडब्ल्यूडी दोनों ही बताया है। 200 mm से ज्यादा एक एक लेयर नहीं होना चाहिए फिलिंग का टाइम। 200 mm या उससे कम लेयर बना के उसको अच्छा से कॉम्पेक्शन करके और वाटर जो पानी दे के उसको फिर कॉम्पेक्शन करके 200-200 लेयर में फिलिंग करना है। तो आज के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैं दिया हूँ, जो टॉपिक्स लेके हम बात किया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इसमें से 2-3 इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, इंटरव्यूअर पूछा था मुझे, तो वो भी मैंने दिया है आप लोगों को जानकारी के लिए कि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है।
फर्स्ट क्या है, एपर आईएस कोड एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस ऑफ फाउंडेशन एक्सकवेशन इज मेजर्ड फ्रॉम व्हिच फेज। ये तो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। जो साफ स्ट्रक्चर रहेगा, जो कंक्रीट फेज रहेगा, कंक्रीट फेज से मेजरमेंट होता है। वो 300 mm और 750 mm का जो मेजरमेंट है, वो फुटिंग का जो कंक्रीट बॉटम लेवल का जो फेस है, वो फेस से आपका डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। व्हाट विल बी द एक्सकवेशन विड्थ ऑफ ए ह्यूम पाइप वेस्ट लाइन इफ बेड पीसीसी विड्थ इज गिवन 500। ये भी हम वीडियो में बताया। जब बेड पीसीसी इंडिकेट कर देगा, तब हमें जो जितना दिखाएगा उतना ही मुझे मिलेगा, उतना ही हम क्लेम कर सकते। फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सकवेशन वर्क व्हिच आईएस कोड इज फॉलोज। ये तो सबको पता है, ये तो हम बहुत बार बोल चुका हूँ। आईएस 1200 1992 पार्ट 1 4 नंबर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ट्री इफ गार्थ लेस देन 300 mm स्क्वायर मीटर में आएगा। अभी बताया मैं कुछ देर पहले। फॉर मास एक्सकवेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल कैपेसिटी ऑफ एक्सकवेटर विल बी डैश क्यूबिक मीटर पर आवर। ये चीज आपको लगेगा जब आप रेट एनालिसिस कीजिएगा कोई भी एक्सकवेशन का। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सकवेशन कीजिएगा, जब रेट एनालिसिस ये रेट एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको ये चीज का जरूरत है कितना पर घंटा में कितना क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन करता है एक एक्सकवेटर। वो भी यहाँ पे क्या लिखा है, मास एक्सकवेशन। मास एक्सकवेशन के लिए अलग होता है, ट्रेंच ट्रेंच एक्सकवेशन के लिए अलग होता है। मास एक्सकवेशन में 30 क्यूबिक मीटर पर आवर देता है, और जब ट्रेंच एक्सकवेशन आ जाएगा तो वो घट जाएगा और तब 20 क्यूबिक मीटर पर आवर ऐसा आएगा। ये जब रेट एनालिसिस कीजिएगा, रेट एनालिसिस बाद में हम आपको बताएंगे रेट एनालिसिस कैसे करता है। तो रेट एनालिसिस कीजिएगा तो अब ये काम पे लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कंक्रीट वर्क, मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट वर्क, आईएस 1200 पार्ट 2। तो आईएस 1200 में टोटल 28 पार्ट है। इसमें से 6-7 पार्ट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 6-7 पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज तो पार्ट 1 हो गया, तो नेक्स्ट कंक्रीट वर्क पार्ट 2 ये करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।